हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप लोगों को पता है हम लोग मूल विधि के लिए एक्ट्स को पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम जो वीडियो आई थी अभी 2-3 दिन पहले वो घरेलू हिंसा का प्रथम पार्ट था। आज इसका सेकंड और लास्ट पार्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक दो भाई मेरे को बोल भी रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे हो और मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिम्मेदारी लिए हो। हाँ भाई, बिल्कुल जिम्मेदारी लिए हैं और उस चीज़ को बखूबी निभा भी रहा हूँ। बट आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो एक्ट्स की वीडियोज़ हैं इनको जब मैं बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ तो यूट्यूब के साथ में कुछ मतलब दिक्कत हो रही है, ठीक से अपलोड नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि घरेलू हिंसा पढ़ा रहा है और पोक्सो एक्ट आगे पढ़ाया जाएगा और पीछे भी एक्ट पढ़ाए हैं तो दहेज वाले, तो उनमें दिक्कत आ रही थी अपलोड करने में। तो बाकी फिर उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है बाद में, तो ये वीडियोस ठीक से चल पाती हैं। तो आप इन चीज़ों को, आपको इन चीज़ें पता नहीं इसलिए समझ नहीं पाओगे। तो चलो बिना देरी किए चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अभी तक हमने कहाँ तक, धारा 3 तक पढ़ लिया था और धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा थी। यही सबसे इम्पोर्टेंट इसकी धारा है। घरेलू हिंसा क्या चीज़ है हमने देखा था। यदि कोई प्रत्यार्थी पीड़ित के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करता है जिससे 4 तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, यानी कि शारीरिक दुर्व्यवहार हो जाए या लैंगिक दुर्व्यवहार हो जाए, उसके बाद मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार हो जाए और आर्थिक दुर्व्यवहार हो जाए, तो ये चारों श्रेणियां किसमें आती हैं, घरेलू हिंसा में आती हैं। अब उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग कैसे होगा, घरेलू हिंसा किसी के साथ हो रही है तो कैसे काम चलेगा, आवेदन कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया कैसे है, उसको आज हम ध्यान से समझते हैं। देखो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं सर इतने सारे एक्ट कैसे याद होंगे। तो आप आईपीसी और सीआरपीसी के क्षमा चाहता हूँ, आप आईपीसी और सीआरपीसी के एक्ट तो जो उसके सेक्शंस हैं, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। ये जो माइक है ये आवाज़ को खींचता है, गले को खींचता है, दिक्कत हो जाती है कई बार। तो जो आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को तो आप सबको याद कर लीजिए। बट बाकी जो एक्ट्स हैं, अब इन एक्ट्स के सबके सेक्शन आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद रहें, दिमाग में रहें तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी रहते हैं तो आप कम से कम जैसे घरेलू हिंसा है उसका याद रखिए, 1-2 इंपॉर्टेंट याद रखिए और बाकी आप प्रोसीडिंग याद रखिए, उसके फैक्ट्स याद रखिए क्योंकि फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, जो पुलिस अधिकारी हैं या सेवा प्रदाता हैं एवं मजिस्ट्रेट साहब के कर्तव्य क्या हैं। घरेलू हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, सेवा प्रदाता। बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को, बच्चों को हेल्प करने का काम करते हैं, सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। या मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य हैं। अब क्या कर्तव्य हैं, यदि इन तीनों में से किसी के सामने क्या शिकायत होती है, यानी कि इन तीनों के सामने जाके या तो पुलिस अधिकारी के सामने चले जाएं या सेवा प्रदाता के सामने चले जाएं या मजिस्ट्रेट के सामने चले जाएं और सामने जाके शिकायत की जाती है, या इन तीनों के सामने ना की जाए, कहीं से इनको सूचना मिले कि फलाने व्यक्ति के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, या तो उनको सूचना प्राप्त हो, शिकायत प्राप्त हो, या उनके सामने जाके शिकायत की जाए, दोनों में अंतर है। अगर ये दोनों केसेस होते हैं तो तब पुलिस अधिकारियों के, सेवा प्रदाताओं के, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य हैं कि वो क्या करें, उनके कर्तव्य हैं वो क्या करें। वो जो पीड़ित है, जो व्यथित व्यक्ति है, उसको बोले कि आप दावा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप दावा कर सकते हो। किस चीज का, आप आर्थिक अनुतोष का दावा कर सकते हो। अब ये आर्थिक अनुतोष क्या होता है, मॉनेटरी कंपेंसेशन। कंपेंसेशन समझते हो आप, प्रतिकर, भरपाई, हर्जाना। आप आर्थिक हर्जाना मांग सकते हो, है ना, आप पैसे मांग सकते हो, जो आप दावा कर सकते हो। ये कौन बताएगा, अधिकारी, पुलिस अधिकारी बताएगा, मजिस्ट्रेट बताएगा, सेवा प्रदाता बताएगा व्यथित व्यक्ति को जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, कि आप दावा कर सकते हो कोर्ट में जाके कि आप आर्थिक अनुतोष ले सको, या आप अलग से किसी निवास की प्राप्ति कर सको, या आप
कंपेंसेशन ले सको किसी भी चीज का। यहाँ पे तो है ओवरऑल कंपेंसेशन की बात, मॉनेटरी कंपेंसेशन की बात, और यहाँ पे कंपेंसेशन की बात की जा रही है, हर्जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ये बात बताएगा कौन? मजिस्ट्रेट बताएंगे, पुलिस अधिकारी या सेवा प्रदाता बताएंगे व्यथित व्यक्ति को। दूसरा क्या काम करेंगे, वो बताएंगे कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, यानी कि कानूनी जो सहायता आपको मिलेगी वो निःशुल्क मिलेगी, तो आप इसमें दावा कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक बात और बताएंगे कि यदि आप चाहें तो आईपीसी की धारा 498A के तहत भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। 498A क्या है? आईपीसी की धारा 498A क्या कहती है? पति या पति के नातेदारों द्वारा परेशान किया जाना, ठीक है, परेशान किया जाना, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खाने पीने को नहीं दे रहे हैं और प्रताड़ना कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वहां भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। ये सब बात सेक्शन 5 के अंतर्गत बताई जाएगी। व्यथित व्यक्तियों किसके द्वारा? पुलिस अधिकारियों के द्वारा, सेवा प्रदाताओं के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद देखो कई बार कैसा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है व्यथित व्यक्ति के साथ में, तो आश्रय गृह बने रहते हैं, आश्रय गृह बने रहते हैं, यानी कि जहाँ पे जाके शेल्टर लिए रहते हैं, तो आश्रय गृह बनाए गए हैं। तो सेक्शन 6 में कहा गया, क्या गया है? आश्रय गृह के कर्तव्य। मान लिया एक औरत के साथ में उसके घर में खूब मारपीट हो रही है, तो महिला वहाँ पे रहना नहीं चाहती, तो कहीं तो रहेगी, तो जहाँ रहेगी वो आश्रय गृह कहलाएंगे। तो उन्हीं आश्रय गृह के कर्तव्य हैं क्या कर्तव्य हैं? यदि व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति की तरफ से संरक्षण अधिकारी सेक्शन 8 में देखेंगे। संरक्षण अधिकारी वो अधिकारी है जिसको राज्य सरकार नियुक्त करती है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों का संरक्षण करें, ऐसे अधिकारी संरक्षण अधिकारी हैं। या तो व्यथित व्यक्ति स्वयं या संरक्षण अधिकारी आश्रय गृह के भारसाधक अधिकारी से अनुरोध करे। व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी आश्रय गृह के भारसाधक अधिकारी से अनुरोध करे कि इस व्यक्ति के लिए आश्रय गृह का इंतजाम किया जाए, तो आश्रय गृह का भारसाधक अधिकारी उस व्यथित व्यक्ति के लिए आश्रय गृह उपलब्ध करवाएगा। ये बात कही है, ये सेक्शन 6 में इसके कर्तव्य हैं। मना नहीं करेगा, आश्रय गृह उपलब्ध करवाएगा, ये बात सेक्शन 6 में है, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। अब संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। कितने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी? 2, 4, 6, 10, 8, 11, 15 नहीं, कोई संख्या नहीं है। आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता हो, अगर बड़ा जिला है तो ज़्यादा चाहिए, छोटा जिला है तो कम चाहिए, तो आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और ये प्रयास करेगी कि संरक्षण अधिकारी का हो अधिकतर महिलाएं हों, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं का दर्द समझती हैं। बट एक बात बताएं, महिलाएं ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, ये बात समाज में देखी जाती है। हमारे बड़े भी इस बात को कहते हैं, घर में जो पेज लड़ाने का काम होता है वो महिलाएं करती हैं आपस में। पुरुष तो जाता है बेचारा काम करके आ जाता है, पुरुष भी दूध के धुले नहीं है, पर ज़्यादातर केसेस क्या रहते हैं? ज़्यादातर केसेस ये रहते हैं कि महिला ही महिला को परेशान करती है। बट यहाँ फिर भी बात है कि समझती भी महिला को ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11 में बात आती है सरकार के कर्तव्य। सरकार के क्या कर्तव्य हैं? देखो, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य आ गए, आश्रय गृह कर्तव्य आ गए, संरक्षण अधिकारी नियुक्ति आ गई, तो सरकार के भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए, सरकार की भी तो कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। बिल्कुल है। क्या ड्यूटीज कही गई हैं सरकार की? सेक्शन 11 में बोला गया है कि राज्य या केंद्र सरकार क्या काम करेगी? इस एक्ट के विषय में क्या करवाएगी? प्रचार प्रसार करवाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करवाएगी? इस एक्ट के विषय में प्रचार प्रसार करवाएगी। कहाँ पे करवाएगी? टीवी पे प्रचार प्रसार करवाएगी, दूरदर्शन पे, न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी में एड्स के माध्यम से, या रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे, आकाशवाणी पे, वहाँ पे प्रचार प्रसार करवाएगी और अखबार में भी प्रचार प्रसार करवाएगी। यही सबसे बड़ा अपराध है जो घर घर में देखने को मिल जाता है। देखो, खाली मारपीट नहीं था, खाली मारपीट घरेलू हिंसा नहीं था, लैंगिक दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा में था। मौखिक सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मौखिक होता है।
तो मौखिक होता है, भावनात्मक होता है, वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और फिर भी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इसके बारे में प्रचार प्रसार करने का काम किसका है? राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। क्या करेगी? टीवी में, रेडियो में, अखबार में प्रचार प्रसार करवाएगी इस अधिनियम के बारे में। दूसरा क्या काम करेगी? पुलिस अधिकारियों को और न्यायिक सेवाओं को, यानी कि न्यायालय की सेवाएं से संबंध जो अधिकारी है, संबद्ध जो अधिकारी हैं, उनको संयुक्त रूप से मिलाकर अभियान चलाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में, जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, उनका निस्तारण हो सके और उनमें कमी आए। ऐसा कुछ मतलब अभियान चलाएगी। ये सरकार के कर्तव्य हैं। अब यहाँ तक बात आई कर्तव्यों की, सब चीज़ों की बात आई। अब बात शुरू होती प्रोसेस की। अब यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो प्रोसेस कैसे होगा? तो सेक्शन 12 बोलता है मजिस्ट्रेट को आवेदन। अब जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, दंडाधिकारी साहब हैं, उनको आवेदन कैसे दिया जाएगा कि सर इसके साथ में या मेरे साथ में, है ना, या तो व्यथित व्यक्ति खुद करेगा या संरक्षण अधिकारी करेगा या कोई अन्य व्यक्ति करेगा जो उस महिला से संबंधित है, कि सर इनके साथ में या मेरे साथ में ऐसे ऐसे मामला हो रहा है और हम आवेदन सौंप रहे हैं। उसके बाद ही प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही न्यायिक कार्यवाही होगी। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, या तो पीड़ित स्वयं, व्यथित व्यक्ति स्वयं, या कोई संरक्षण अधिकारी, या इस पीड़ित महिला की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित की ओर से मजिस्ट्रेट साहब को आवेदन देगा। पीड़ित व्यक्ति स्वयं देगा आवेदन, या अन्य व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी पीड़ित की ओर से मजिस्ट्रेट साहब को आवेदन देगा। आवेदन पहुंच जाएगा जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो मजिस्ट्रेट साहब एकदम से कोई फैसला नहीं देंगे, एकदम से कोई आदेश नहीं देंगे। मजिस्ट्रेट साहब इस पर आदेश देने से पहले क्या करेंगे? रिपोर्ट लेंगे, घरेलू घटना रिपोर्ट लेंगे, है ना, जिसमें सब जानकारी, भाई क्या मसला है, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो पूरी रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट जब ले लेंगे उसके बाद वो प्रथम सुनवाई की तारीख को निश्चित करेंगे कि भाई पहली सुनवाई कब होगी। प्रथम सुनवाई की तारीख को निश्चित करेंगे कौन? मजिस्ट्रेट साहब। और कब तक की टाइम लिमिटेशन है? टाइम लिमिटेशन है आवेदन के 3 दिन के भीतर, यानी कि आज आवेदन मिला तो 3 दिन के भीतर उनको प्रथम सुनवाई की तारीख को फिक्स करना होगा। और जिस दिन प्रथम सुनवाई हो गई उसके 60 दिन के भीतर, सपोज करो आज प्रथम सुनवाई हुई, तो आज से 2 महीने के भीतर, आज 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई से 3 अगस्त, 3 सितंबर, तो 3 सितंबर के पहले वो इस पूरे केस को निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, पूरे केस को निपटाने का प्रयास करेंगे। प्रथम सुनवाई से 60 दिन के भीतर निस्तारण का प्रयास करेगा कौन? मजिस्ट्रेट साहब प्रयास करेंगे। अभी देखो स्पेस थोड़ा कम है, मैं दोबारा इसे लिख लेता हूँ और शेष है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको सब ज़रूरी चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो हमने देख लिया कि प्रथम सुनवाई से 60 दिन के भीतर निस्तारण करने का प्रयास करेगा, 60 दिन के भीतर निस्तारण करने का प्रयास करेगा। आगे क्या चीज़ होगी ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो जब ये बात आई कि प्रथम सुनवाई होगी, तो प्रथम सुनवाई में पीड़ित महिला को तो पता लग ही गया होगा, पर प्रत्यर्थी को कैसे पता लगेगा? तो प्रत्यर्थी को भी तो बताना पड़ेगा। प्रत्यर्थी कौन है? जो घरेलू हिंसा कर रहा है। व्यथित व्यक्ति कौन है? जिसकी प्रति हो रही है। तो प्रत्यर्थी को भी तो सूचना देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे होगा सूचना की तामीली, मतलब सूचना को आगे पहुँचाना। सूचना को आगे कौन पहुँचाएगा और क्या सूचना पहुँचाई जाएगी? जब मजिस्ट्रेट साहब सुनवाई की तारीख को फिक्स करेंगे तो वो क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब संरक्षण अधिकारी को बताएंगे, मजिस्ट्रेट साहब संरक्षण अधिकारी को बताएंगे और संरक्षण अधिकारी 2 दिन के भीतर क्या करेगी? प्रत्यर्थी को इस बात की सूचना देगी कि भाई तेरा फरमान आ गया है, बहुत डंडे वंडे बजाता था, बहुत बेल्ट बजा रहा था, अब तुम्हारी कोर्ट में बुलावा आया है, आपको चलना है, वहाँ पे आपकी सिकाई होगी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो ठीक है, ये बात है। फिर अब यहाँ तक बात आ गई कि आवेदन कैसे हुआ, कैसे होगा, कितने दिन में हो जाएगा, कि कब सूचना देनी है, सूचना की तामीली। अब बात शुरू होती है प्रोसीडिंग की, न्यायिक कार्यवाही की। तो आपने देखा होगा कोर्ट की कार्यवाहियाँ कैसे होती हैं। कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनके साथ भी होती है और बंद कमरों में भी होती है। और घरेलू हिंसा वाले मामले क्या रहते हैं कि थोड़ा शर्मिंदगी से भरे रहते हैं, लज्जा से भरे रहते हैं। स्त्री लज्जा का स्वरूप ऐसे ही होती है, लज्जा बहुत मानती हैं स्त्रियां, माताएं, बहनें लज्जा बहुत मानती हैं। तो अगर उसने मारा होगा, कहीं कमर पे मारा होगा, पैर पे मारा होगा, तो हो सकता है कोर्ट में वो दिखाना पड़ जाए, या स्वाभाविक भी वह लज्जा मानेगी कि मेरे पति ने मुझे मारा है। तो सेक्शन 16 बात करता है
ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 बात करता है कार्यवाही का बंद कमरे में होना। कार्यवाही का, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी वो बंद कमरे में होना, इसके बारे में भी प्रावधान है घरेलू हिंसा अधिनियम में। और सेक्शन 16 बात करता है, क्या बात करता है, यदि पीड़ित यानी कि व्यथित व्यक्ति की इच्छा है कि कार्यवाही बंद कमरे में हो तो मजिस्ट्रेट साहब इस चीज का आदेश दे सकते हैं और कार्यवाही बंद कमरे में हो सकती है, ऐसा सेक्शन 16 कह रहा है। उसके बाद अब सारी बातें हो गई, सब बातें चल गई यहाँ पे। अब मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, सुनवाई करने के बाद सब सुनवाई हो गई, सब मामला सेट हो गया। अब मजिस्ट्रेट साहब आदेश देंगे, दंडाधिकारी महोदय आदेश देंगे किसको, प्रत्यर्थी को, कि भाई घरेलू हिंसा बंद करो, ये चीज बंद करो, ये हमारा आदेश है, घरेलू हिंसा बंद करो, आज के बाद मारपीट मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी बात। और ये चीज जो है, जो ये दंडाधिकारी महोदय मजिस्ट्रेट साहब सुनवाई के बाद जो फैसला देंगे, आदेश देंगे, ये पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। मतलब क्या है इससे मतलब है कि वो व्यक्ति ऐसा हो कि भाई रह रहा हो किसी जिले में और वहां के दंडाधिकारी महोदय ने कह दिया कि भाई तुम घरेलू हिंसा नहीं करोगे, तो वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं जी, मैं तो दूसरे जिले में जाकर पीट लूंगा है ना। वो कहेंगे तुम दूसरे जिले में भी जाके पीट सकते हो, तो दूसरे राज्य में जाके पीट लूंगा। तो दंडाधिकारी महोदय ने कह दिया हमारा फैसला है ये, और घरेलू हिंसा अधिनियम में बात लिखी गई है कि हमारा फैसला है, तुम कहीं चले जाओ, इसको मार नहीं सकते, इसको पीट नहीं सकते, ये फैसला पूरा होगा। उसके बाद दंडाधिकारी महोदय और भी आदेश दे सकते हैं फैसले में, वो धनीय अनुतोष का आदेश दे सकते हैं कि भाई तुम इनको पैसा दो, मॉनेटरी कंपेंसेशन दो, आप इनको पैसा दो, या इन मतलब धनीय अनुतोष का कर सकते हैं, या प्रतिकर आदेश, क्षतिपूर्ति आप इनको दो, जिससे मानसिक हुई है, चोट लग गई मारने के दौरान, तो चिकित्सा खर्चा दो, खाने पीने का खर्चा दो, कपड़े का खर्चा दो, मतलब कंपेंसेशन के लिए रुपए पैसे को देने संबंधी आदेश दे सकते हैं, जिससे क्षतिपूर्ति हो जाए, चाहे वो धनीय अनुतोष हो या वो प्रतिकर आदेश हो। प्रतिकर भी क्या होता है, कंपेंसेशन होता है, कंपेंसेशन ऑर्डर दे सकते हैं, या धनीय अनुतोष के लिए बोल सकते हैं। ये बात किस में आ रही है, ये सेक्शन 16 में बात आ रही है। उसके बाद जो श्रेणी है, अब मतलब मजिस्ट्रेट साहब किस श्रेणी के होने चाहिए, तो मजिस्ट्रेट किस श्रेणी के हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे वो, हमने देखा था मजिस्ट्रेट कितने होते हैं, मतलब सेकंड क्लास होता है, द्वितीय श्रेणी होता है, उसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। तो कौन होंगे, अगर महानगर में है, मेट्रोपॉलिटन स्टेट में है तो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे, और अगर किसी जिले में है तो JMFC होंगे, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, और उससे ऊपर के जो मजिस्ट्रेट हैं वो ही इसमें सुनवाई कर सकते हैं। पर सामान्यतः देखो, जो दहेज वाला था उसमें भी यही था, महानगर मजिस्ट्रेट और JMFC कर सकते हैं, यानी कि जो सेकंड क्लास है वो नहीं कर सकते हैं, और सेकंड क्लास जो होते हैं JMSC होते हैं वो सुनवाई नहीं कर सकते, फर्स्ट क्लास सुनवाई कर सकते हैं। अब देखो उसके बाद है, अब जज साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब अलग चीज होता है। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या काम किया, ये आदेश दे दिया सब चीज का। अब कुछ ऐसा हो गया, या तो व्यथित व्यक्ति, वो पीड़ित महिला संतुष्ट नहीं हुई, या वो प्रत्यर्थी जिसके खिलाफ आदेश दिए गए हैं, जिसको आदेश दिए गए ये काम करो, वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो अब अपील करने का सिस्टम भी तो होना चाहिए ना कुछ, कि अपील करें। तो सेक्शन 29 बोलता है अपील के बारे में, कि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी अपील कर सकता है। कहां पर अपील करेगा, सत्र न्यायालय में, जो सेशन कोर्ट होगा, जिसको जिला न्यायालय कहते हैं, उसमें अपील करेगा। और कितने दिन के भीतर करेगा, 30 दिन के भीतर। यानी कि अगर यहां पे आज 3 जुलाई को फैसला आया, माना आज की डेट है 3 जुलाई, अगर 3 जुलाई को फैसला आया आज के दिन, तो अगली 3 अगस्त से पहले क्या करना पड़ेगा, 3 अगस्त से पहले उनको अपील कर देनी पड़ेगी सत्र न्यायालय में। अब यहाँ पे बात है, अपील वाला मुद्दा निपट गया। अगर क्या काम करता है, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया प्रत्यर्थी को कि भाई घरेलू हिंसा बंद करो, पैसा वैसा दो, अगर उनके इस संरक्षण आदेश का प्रत्यर्थी क्या करता है, भंग कर देता है, उल्लंघन कर देता है, उसको मानता नहीं है,
ठीक है, अवमानना कर देता है कोर्ट के आदेश की, तो सेक्शन 31 क्या कहता है कि यदि प्रत्यर्थी संरक्षण आदेश को भंग करता है तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या उसको 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है यदि वह क्या करता है, यदि वह संरक्षण आदेश को भंग करता है। और दी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन 32 ये बोल रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो भी इसमें कृत्य बताए गए हैं, जो भी इसमें कृत्य बताए गए हैं जिनको अपराध माना गया है, वो किस श्रेणी के अपराध होंगे, वो संज्ञेय अपराध होंगे और अजमानतीय अपराध होंगे। संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के क्या कर सकता है, अन्वेषण को चालू कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को चालू कर सकता है। और अजमानती या गैर जमानती क्या होता है, गैर जमानती होता है कि जमानत नहीं मिलेगी। ये संज्ञेय की परिभाषा कहाँ मिलती है, संज्ञेय अपराधों की परिभाषा मिलती है CRPC 2C में, और अजमानतीय और जमानतीय अपराधों की परिभाषा मिलती है CRPC सेक्शन 2A में। मैंने आपको क्या बताया था कि IPC के कौन से अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय हैं, जमानती और गैर जमानती हैं, ये बात CRPC की अनुसूची 1 में बताई गई है। जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, मैंने दिखाया था। और साथ में ये बात भी बताई गई थी कि जो भी कोई कानून है उसमें जरूर बताया गया होगा कि इस अधिनियम से, उस पर्टिकुलर अधिनियम से संबंधित जो भी कोई अपराध होंगे वो किस श्रेणी के अपराध होंगे। तो यहाँ पे बात बताई गई है घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध हैं और अजमानतीय अपराध हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो इसके बाद आगे कोई अधिनियम देखेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और भी सारी चीज़ें जल्दी होने वाली हैं। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।